बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस चैप्टर में हम स्टैकियोमेट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोल्स, यील्ड, परसेंट यील्ड वगैरह के बारे में डिस्कशन होगी। आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर लेंगे स्टैकियोमेट्री की डेफिनीशन, एप्लीकेशन, फिर मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले हम अपने जो है स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स देखते हैं कि हमारा मकसद क्या है। आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा कि स्टूडेंट्स स्टैकियोमेट्री और मोल के कंसेप्ट्स को समझे और उनको एक्सप्लेन कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टैकियोमेट्री क्या है? स्टैकियोमेट्री बेसिकली केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, और इसी एप्लीकेशन के नतीजे में हम अपने इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो एटम्स हिस्सा ले रहे हैं उनके नंबर्स को हम इक्वल कर सकें। और स्टैकियोमेट्री में जो है इन रिलेशनशिप्स की स्टडी की जाती है। मास रिलेशनशिप, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से किसी एक का मास दिया हुआ हो तो दूसरे का हम मास मालूम कर सकते हैं। दूसरे में मास मोल रिलेशनशिप, अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में किसी एक के मास दिए हो तो हम मोल्स मालूम कर सकते हैं, अगर मोल्स दिए हो तो हम मास मालूम कर सकते हैं। थर्ड जो रिलेशनशिप है उसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से किसी एक का वॉल्यूम दिया हो या मास दिया हो तो हम दूसरे का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं और मास भी मालूम कर सकते हैं। और फोर्थ जो है मोल मोल रिलेशनशिप, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से किसी एक के मोल्स के बारे में हमें पता हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम दूसरे के मोल्स मालूम कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टैकियोमेट्री है इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बगैर हम स्टैकियोमेट्री का तस्वुर भी नहीं कर सकते। हमने लोअर ग्रेड्स में इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा है। मसलन यहाँ पे ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एमोनिया गैस बनाता है, और मोल्स की तादाद कुछ इस तरह है कि 1 मोल, 3 मोल्स और 2 मोल्स, यानी नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करके एमोनिया के 2 मोल्स बनाता है। अब हम अगर कंपैरिजन कर ले तो पहले हम रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का आपस में कंपैरिजन देखते हैं। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है। ये जो स्टैकियोमेट्री में एक बात स्टूडेंट्स याद रखें, न सिर्फ हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप देखते हैं बल्कि रिएक्टेंट्स का रिलेशनशिप भी हम स्टडी कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स का भी कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हो। इस केस में एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो तो उनका भी आपस में हम रिलेशनशिप स्टैकियोमेट्री में स्टडी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम देखें कि रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से कंपेयर कर ले तो हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा। अब हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के साथ। रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 है। पहले नाइट्रोजन को हम एमोनिया के साथ कंपेयर करते हैं। इस केस में आप देखें कि 1 मोल नाइट्रोजन एमोनिया के 3 मोल्स बनाता है, यानी 1:3 रेशो है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन को अगर देखें तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एमोनिया के 2 मोल्स बनाते हैं,
ये रेशो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो स्टेक्योमेट्री में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके, ये दोबारा से डेफिनेशन पे मैं आया हूं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें इस काबिल बनाता है कि हम कितना रिएक्टेंट सेलेक्ट करें, उससे कितनी प्रोडक्ट बनेगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन असल में हमें लिमिटेशंस हम पे लगाता है कि आप फलान चीज इतना लोगे तो ये दूसरे चीज के साथ इस रेशो में मिलेगा और इतना प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यानी इसी रिलेशनशिप के बेस पे इंडस्ट्रीज वगैरह में जब हम क्वांटिटीज मिलाते हैं रिएक्टेंट्स की तो उनके रेशियोज एडजस्ट करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स हमारे पास मैक्सिमम आए और रिएक्टेंट वैसे ही ज़ाया ना हो। तो ये तो था स्टेक्योमेट्री के बारे में। इसमें हमने 4 रिलेशनशिप भी देखे और एक इक्वेशन के ज़रिए, एक बैलेंस्ड इक्वेशन के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह हम मोलर रेशियोज को स्टडी करते हैं, न सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान बल्कि रिएक्टेंट्स का आपस में भी और प्रोडक्ट का भी आपस में हम ये रिलेशनशिप डिस्कस कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मोल के कंसेप्ट पे हम जाएंगे। मोल किसे कहते हैं? मोल बेसिकली एक नंबर है। कौन सा नंबर है? ये नंबर है मोल्स। ये इतना बड़ा नंबर है, देखे 602 के बाद बहुत ज़्यादा जीरोस हमने ऐड किए हुए हैं। जैसा कि हम सेब खरीदते हैं तो जो है दर्जन के हिसाब से या माल्टे दर्जन के हिसाब से लेते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के पास अपना एक यूनिट है, उसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह को मोल्स के यूनिट में हम शुमार करते हैं और एक मोल्स में पार्टिकल्स की तादाद इतनी होती है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि एक डोजन में एप्पल्स की तादाद 12 होती है और एक मोल में एप्पल्स की तादाद इतनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा जीरो से। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको अगर हम साइंटिफिक वे में लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 बन जाता है। मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन में कार्बन एटमों की तादाद इस नंबर के इक्वल होती है। 5 मोल्स में कार्बन एटमों की तादाद, एक मोल में जाहिर बात है इतनी होगी, तो 5 मोल्स में 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस यूनिट। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो तो वो उसका एक मोल कहलाता है। मसलन 12 एप्पल्स हो तो उनका एक दर्जन बन जाता है। इसी तरह इतने पार्टिकल्स हो यानी एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स हो तो उनका एक मोल बनता है। तो केमिस्ट्री के पास चूँकि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स वगैरह बहुत तादाद में ज़्यादा होते हैं, इनको आम नंबर्स में जो है एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए एक बड़ा नंबर चाहिए जो कि एवोगैड्रोस नंबर है। तो ये एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट था कि एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद हमेशा एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज़ को मज़ीद एलाबोरेट करते हैं कि एक मोल को 1 ग्राम एटम भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे पहले केस में हम सिर्फ एटम्स को डिस्कस कर लेंगे, दूसरे केस में हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेंगे, तीसरे केस में हम फार्मूला यूनिट्स को डिस्कस कर लेंगे। सबको हम मोलर रिलेशनशिप के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एटम्स को डिस्कस करते हैं। अगर एटम्स कहें या ग्राम एटम्स कहें तब भी वो मोल ही कहलाता है। मसलन आप देख सकते हैं when the atomic mass of an element is expressed in grams is called gram atoms or moles of that substance। जब हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में शो कर ले तो वो उसका एक मोल बनता है। और मोल्स मालूम करने का जो फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे हम, फिर हम उससे मोलर मास से उसको डिवाइड कर लेंगे तो उस एटम के मोल्स हमारे पास आएंगे
मोल्स को हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं। मोल, मजीद हम इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है, 1.008। अगर हम 1.008 को ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में शो कर लेंगे, तो वो हाइड्रोजन एटमों का एक ग्राम एटम कहलाएगा या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक जो नंबर है वो 12 है। अगर इस 12 को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो वो कार्बन का एक ग्राम एटम या कार्बन का एक मोल कहलाएगा। इसी तरह यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 है। अगर हम 238 को ग्राम के यूनिट में एक्सप्रेस कर लेंगे, प्रेजेंट कर लेंगे, तो वो यूरेनियम का एक मोल कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को जब हम ग्राम में जाहिर कर ले, ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, तो वो उसका एक मोल कहलाता है, और एक मोल को एक ग्राम एटम भी कहते हैं। अब इस एग्जांपल से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का एक मोल है, ये कार्बन का एक मोल है, ये यूरेनियम का एक मोल है। इनके मासिस भी डिफरेंट है। देखिए इसका 1.008, इसका 12, इसका 238.0। मासिस डिफरेंट होने के बावजूद उनमें जो पार्टिकल्स की तादाद होती है, यानी वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होती है। यानी किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होती है। मसलन यहाँ पे आप देख लें, 1.008 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी और वो उसका एक मोल कहलाएगा। अगर हम 12 ग्राम कार्बन ले लें तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी, वो मोल कहलाएगा। और अगर हम यूरेनियम की एग्जांपल ले लें तो 238 ग्राम यूरेनियम का एक मोल कहलाएगा और उसमें यूरेनियम एटम की तादाद इतनी होगी, कितनी? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। अब हम मॉलिक्यूलर मास को भी ग्राम के यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं और फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स को मॉलिक्यूलर मास पे अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल किसी सब्सटेंस की मालूम करने के लिए मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मसलन हम अगर ले ले 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 18 ग्राम, 18 डिवाइडेड बाय 18, ये ग्राम में हमने लिया है, और वाटर का मास भी 18 है, 18 डिवाइडेड बाय 18 1 होगा, यानी 1 मोल ऑफ वाटर होगा। इसी तरह हम 98 ग्राम H2SO4 लेंगे तो वो H2SO4 का 1 मोल बनेगा और उसमें भी पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स एटम नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे सक्रोज होगी। इसी तरह अगर हम किसी आयनिक स्पीशी को ले लें, मसलन NaCl आपको पता है आयनिक कंपाउंड है और मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी अगर हम स्टडी कर लेंगे तो इसके फार्मूला यूनिट को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो उसका एक मोल कहलाएगा। और सोडियम कार्बोनेट है, AgNO3 है, इन सब के मोलर मासिस को हम ग्राम के यूनिट्स में प्रेजेंट कर लेंगे तो रिस्पेक्टिव मोल्स होंगे। तो हम किसी आयनिक स्पीशी के लिए कह सकते हैं कि मास ऑफ आयनिक स्पीशी इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ दैट आयनिक स्पीशी विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट आयनिक स्पीशी। तो आखिर में हम कंक्लूड करते हैं कि मोल किसे कहते हैं। मोल्स, सारे डिफिनीशंस को हम एटम्स को भी लेंगे, हम मॉलिक्यूल्स को भी लेंगे और हम फार्मूला यूनिट्स को भी लेंगे। So the atomic mass, molecular mass, formula mass, ionic mass expressed in grams is called mole of that substance. अगर वो एटॉमिक मास है तो ग्राम एटम्स कहलाएगा, अगर वो मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा, अगर वो कोई आयनिक सब्सटेंस है तो ग्राम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। यानी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर ले, ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, तो वो उस सब्सटेंस का एक मोल कहलाएगा। मोल के कंसेप्ट को मजीद एलाबोरेट करने के लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं।
उसमें से एक यहाँ पे हम डिस्कस अभी करते हैं कि हमसे ये सवाल में ये पूछा गया है कि आप मोल्स मालूम करें और कितने ग्राम में हमने मोल्स मालूम करने हैं। हमें दिया है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी हमें 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम दिया है और हमसे ये कहा गया है कि आप ये मालूम कर ले कि 0.1 ग्राम सोडियम में मोल्स की तादाद क्या होगी। तो सिंपली हम फार्मूला पुट करते हैं, ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे मास इन ग्राम हमें 0.1 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाय सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल है। तो इस 0.1 ग्राम को डिवाइड कर लेंगे उसके मोलर मास से, यानी सोडियम के मोलर मास 23 से, तो हमारे पास मोल्स की तादाद 0.0043 मोल्स आएंगे। इसी तरह आप सिलिकॉन के 1 kg में भी जो है मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर सिलिकॉन के एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो फिर आपके पास सिलिकॉन के भी जो है मोल्स की तादाद आपके पास आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा एवोगैड्रोस नंबर को फोकस करते हैं। यानी एवोगैड्रोस नंबर क्या है? ये पार्टिकल्स की तादाद है एक मोल में, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होती है और ये एक कांस्टेंट है। तो एक मोल एटम्स का हो तो उसमें एटमों की तादाद एवोगैड्रोस नंबर की होगी। एक मोल मॉलिक्यूल्स का है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। एक मोल आयनिक स्पीशी का है तो उसमें आयंस की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगी। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, एक मोल के मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें पार्टिकल्स की तादाद हमेशा सेम होगी। तो एवोगैड्रोस नंबर को समझने के लिए हमें मज़ीद थोड़ा सा इसको आगे लेके चलना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ये है, तो उसको हमने ग्राम में जाहिर किया, तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बन गया और उसमें अब हाइड्रोजन एटमों की तादाद ये होगी। दूसरे उसमें हमने 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिया, तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम कहलाएगा और उसमें सोडियम एटमों की तादाद ये होगी। तीसरे केस में हमने यूरेनियम लिया ग्राम में, यानी एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम्स में लिया, तो वो 1 मोल ऑफ यूरेनियम कहलाएगा और उसमें पार्टिकल्स की तादाद ये होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स यानी मास इन ग्राम से हम कैसे पार्टिकल्स की तादाद मालूम कर लेंगे। ये यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स को मालूम करने के लिए हमें जो मास इन ग्राम दिया हुआ है उसको डिवाइड कर लेंगे एटॉमिक मास से, फिर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद आएगी। दूसरे उसमें अगर हमारे पास स्पीशीज मॉलिक्यूल हैं तो जितने ग्राम दिए गए हैं उससे हम मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स की तादाद आएगी। इसी तरह मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय आयोनिक मास को जो है एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयनिक स्पीशीज की तादाद आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स मालूम करने का एक शॉर्टकट फार्मूला ये है कि हम उसके मोल्स मालूम कर लेंगे, मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है उस सब्सटेंस के एटमों की तादाद आएगी। अगर वो मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद आएगी, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट्स की तादाद आएगी। मसलन यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी सवाल ये दिया गया है कि हमारे पास 9 ग्राम वाटर है, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 9 ग्राम में यानी 9 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मोल्स होते हैं वो मालूम कर लेंगे। मसलन यहाँ पे आप देख लें, मोल्स मालूम करने का फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम मोल्स मालूम कर लेंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब सवाल में हमें 9 ग्राम दिया है, 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 इज द मोलर मास ऑफ वाटर। तो इस
स्टेप से हमें मोल्स की तादाद हमारे पास आ गई। ये कितने आ गए मोल्स? 0.5 मोल्स आ गए, यानी 9 ग्राम वाटर में हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ वाटर है। अब 0.5 को हम एवोगैड्रोस नंबर से यानी मोल्स की तादाद को एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है पार्टिकल्स की तादाद आएगी। ये अगर आप कॉमन सेंस से इस्तेमाल करें तो यहाँ पे 0.5 यानी 1 मोल में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद ये थी तो हाफ मोल में उसकी हाफ होगी, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फोकस किया स्टेक्योमेट्री को, फिर हमने मोल का कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने एवोगैड्रोस नंबर को डिस्कस किया। टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले हम एक समरी पेश करते हैं। इसके लिए हमें शुरू में ही जाना पड़ेगा, तो एसएलओ से ही हम आगाज लेंगे। तो हमने इस चैप्टर में सीखना था कि एप्लीकेशन ऑफ स्टेक्योमेट्री और मोल कंसेप्ट हमने समझना था। तो सबसे पहले हमने स्टेक्योमेट्री को डिफाइन किया कि स्टेक्योमेट्री एक स्टडी का नाम है जो कि स्टडी करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक एप्लीकेशन है। 4 तरह के रिलेशन हम स्टेक्योमेट्री में डिस्कस करते हैं: मास मास रिलेशनशिप, मास मोल रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और मास मोल रिलेशनशिप। यानी एक दिया हो तो दूसरा हम मालूम कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट्स का दिया हो तो प्रोडक्ट का मालूम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट का दिया हुआ हो तो हम रिएक्टेंट का मालूम कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि किसी भी स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। अगर हमारे पास कैलकुलेशन में कोई सवाल दिया हो, वहाँ पे इक्वेशन हो, तो पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मोलर रेशियोज के बारे में बताता है। मसलन इस केस में 1 मोल 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर ले तो 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल्स एमोनिया पैदा होगा, और 3 मोल्स हाइड्रोजन से 2 मोल्स एमोनिया मोल्स बनेंगे। उसके बाद हमने मोल्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया। मोल्स बेसिकली जस्ट एक नंबर है। जिस तरह एक दर्जन में 12 एप्पल्स होते हैं, 12 एप्पल्स होते हैं, इसी तरह एक मोल में जो है एप्पल्स की तादाद इतनी ज़्यादा होगी। ये बहुत बड़ा नंबर है। देखें, ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। इसको जो है, इस बड़े नंबर को हम साइंटिफिक टर्म्स में लिखते हैं और इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस की पार्टिकल्स की तादाद अगर इस नंबर के इक्वल हो, याद रखें, अगर 12 होगी तो 1 दर्जन कहलाएगा, इस नंबर के इक्वल होगी तो वो 1 मोल कहलाएगा। मसलन 1 मोल कार्बन एटम में इतने कार्बन एटम होंगे, और वो फिर कार्बन का 1 मोल कहलाएगा। अगर 5 मोल्स हम लेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर। फिर हम मोल का कंसेप्ट एटमों पे भी अप्लाई करते हैं। अगर वो चीज़ एटमिक स्पेशी है तो फिर वो ग्राम एटम कहलाता है। हम ये चीज़ जो है मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ पे मोल्स भी कहेंगे, उसको ग्राम मॉलिक्यूल्स भी कहेंगे, और फिर ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं, फार्मूला अगर मास हो कोई आयनिक स्पीशीज़ का। सो डियर स्टूडेंट्स, मोल कहते हैं अगर हम एटमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को ग्राम के यूनिट में रिप्रेजेंट कर ले तो वो एक मोल ऑफ दैट सब्सटेंस कहलाता है। यहाँ पे एक सोल्ड एग्जांपल डिस्कस करने की मैंने कोशिश की कि 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम में मोल्स की तादाद मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे ग्राम एटम्स, यानी मोल्स मालूम करने के लिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। इसी तरह हमारे पास जो है मोल्स की तादाद आएगी। एवोगैड्रोस नंबर एक कांस्टेंट है जो कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद को शो करता है। अगर वो सब्सटेंस एटम हो तो इतने इसमें उसके 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। अगर कोई वो मॉलिक्यूल हो तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। अगर वो आयनिक स्पीशी है तो इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर।
हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और केमिस्ट्री को बिल्कुल सिंपल वेज में समझने के लिए आपने हमारे सब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वो नोटिफिकेशन आइकॉन को पे भी क्लिक कर ले, ताकि हम यूं ही कोई वीडियो अपलोड कर लेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।